जो बाद में लिखवाई हैं वो इंटरलॉकिंग की है बिल्कुल। तो जो कल मैंने एंट्रीज लिखवाई हैं, जो बाद में लिखवाई हैं वो इंटरलॉकिंग की है बिल्कुल। जी अब्दुल्ला, अगेन आपके वाली जो बात है ये भी जो है ये जरा मुझे लग रहा है कि डिस्क्रिपेंसी है इसके अंदर, स्टडी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने सर नासिर से ये मैं डिस्कस अभी कर रही हूँ कि इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर ये जो इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल है इसकी उन्होंने क्या ट्रीटमेंट इस तरह से उन्होंने लिखी हुई है कि 6000 को जो आपका इनडायरेक्ट लेबर बनता है, ठीक है जी, कहाँ गया ये, जो 6000 रुपीज का इनडायरेक्ट लेबर बनता है उसको वो नॉन प्रोडक्शन वेजेस में लेके गए हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज मैं सर नासिर से अभी मेरा अंडर डिस्कशन है कि इसकी क्या इन्होंने लॉजिक बनाई है। तो लेट्स सी कि वो क्या उसका हमारा कंक्लूजन निकलता है। ये चीज है जो कि अभी हम डिस्कस कर भी रहे हैं करंटली, वो एक्चुअली बैक एंड फोर्थ एक चल रही है कॉन्वर्जेशन। तो लेट्स सी कि उसमें क्या निकलता है। ठीक है जी। अच्छा, और अनस बेटा मैंने इंटीग्रेटेड की एंट्रीज मतलब हमने परसों की थी मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड की, इंटरलॉकिंग की कल हमने स्टार्ट की। ठीक है, 1500 आवर्स वर्क, 1000 आवर्स हम ये कह रहे हैं कि टोटल जो पेमेंट हुई है लेबर की वो हुई है 16000 घंटे की। ठीक है, और जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली लगे हैं वो लगे हैं 15000, यानी कि जो रिमेनिंग 1000 है। नहीं तो सायम यही एग्जांपल हमने इंटीग्रेटेड में देखी है, यही एग्जांपल जब फुली इंटरलॉकिंग में हम देखेंगे तो उसमें उन्होंने इसको इनडायरेक्ट लेबर ट्रीट किया हुआ। और इनडायरेक्ट लेबर आपको पता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड होता है आपका, है ना। तो इसने ये 6000 जो बनता है आपका इनडायरेक्ट लेबर, इसका उन्होंने नॉन प्रोडक्शन में क्यों उसको ट्रीट किया हुआ है, ये जरा पॉइंट अंडर डिस्कशन है अभी। ठीक है, तो इसको आपको मैं फिर इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगी। सना आपने भी सवाल पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पे, तो इसको जरा मैं आपको कंफर्म करना है इसको। ठीक है, अच्छा जी, अरसलान कह रहे हैं सेल्स को पीएनएल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा ये आपने इंट्रो एफआर 1 के लेवल का सवाल पूछ लिया। अब उसमें आपको पता है कि जी हर चीज को ट्रांसफर करना है, ये कैसा सवाल हो गया कि क्यों ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दैट, क्लोज करने हैं ना सारे अकाउंट। जब आप क्लोज करते हो इनकम्स के एक्सपेंसेस के, तो वो क्लोज होके कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट निकलने के लिए। हाँ जी, इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्लोज होते हैं तो वो जाते हैं फुल रेवेन्यू जा रहा है। पीएनएल इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल रेवेन्यू ही जाना है ना, और क्या जाना है। आप कितना छोड़ना चाह रहे हैं पीछे, जरा मुझे बता दें। हाँ जी, उसके अलावा बताइए। फुल्ली सॉरी, ये हमने कल इंटरलॉकिंग अकाउंट्स पढ़े थे, तो इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर अगेन हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर होता क्या है कि हेड ऑफिस हमारे बिहाफ पे जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स इनकर कर रहा होता है, वो हमने लाइबिलिटी उनकी बुक करनी होती है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर, है ना। और हमारा जो हेड ऑफिस होता है वो सेम टाइम पे क्या बुक कर रहा होता है, रिसीवेबल बुक कर रहा होता है। बाकी सारी अकाउंटिंग आप देख रहे हैं कि सेम है ना, एज
इन इंटीग्रेटेड कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो क्लियर होगी ना बात, क्योंकि एग्जाम्पल इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। इन्होंने जो डेटा यूज किया है, डेटा उन्होंने सेम इस्तेमाल किया है इंटीग्रेटेड, इंटरलॉकिंग और फुल्ली इंटरलॉकिंग में, ताकि हमें डिफरेंस थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। तो मुझे बताइए, क्या जिस तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फीफो अप्लाई करना है फिनिश गुड्स के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, क्या उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग में या नहीं? मेरा नहीं ख्याल डिफरेंस आ रहा है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इंटरलॉकिंग में भी 80,000 कैलकुलेट हुआ, जो कल मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया है कि इंटरलॉकिंग में भी जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर निकालते हैं यूजिंग फीफो तो वो 80,000 निकल रही है। और जब हमने यही सवाल इंटीग्रेटेड में देखा था तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितना आ रहा था, हमारे पास रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड वही 80,000 आ रहा था, है ना। ये ऊपर इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन है। तो फिगर्स के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग में आप देख रहे हैं कि फर्क आ गया है ना। चले जी, देखा सबने ये होम असाइनमेंट, इसको इस वाले एग्जांपल को अटेम्प्ट किया, इंटरलॉकिंग की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2.4, डिड यू गो थ्रू इट? सिवाय इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर के, सिवाय इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर के बाकी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा है या वो समझ में आ गया आपको? अगेन हमने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परचेज किए 77,000 से इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल्स की डेबिट की, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। वेजेस की पेमेंट में अगेन यहाँ पे एक जरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम फैक्ट्री लेजर में हो रहे हैं। आप एक लायबिलिटी बुक कर रहे हो एक्विजिशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होके जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हेड ऑफिस के खाते में आप डाल रहे हैं इसको। फिर जो एक्चुअल ओवरहेड इनकर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 2,50,000 ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एक्चुअल ओवरहेड से, लेकिन क्रेडिट अब यहाँ पे कैश या पेएबल नहीं होगा, क्योंकि कैश या पेएबल अकाउंट कहाँ पे बन रहा है? वो तो हेड ऑफिस की बुक्स में बन रहा है। यहाँ पे हम किसको क्रेडिट करेंगे? यहाँ पे हम एक नई लाइबिलिटी लेकर आ रहे हैं जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन आपकी कंप्लीट होती, प्रोडक्शन में वो इशू हो रहे हैं रॉ मटेरियल, तो उसमें आपने क्या डबल एंट्री पास करनी है? ये बिल्कुल सेम है जो हमने इंटीग्रेटेड में पढ़ी थी। इसमें जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं, है ना। ये तो एंटायरली फैक्ट्री लेजर के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है। इन्वेंट्री WIP इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और क्या क्रेडिट हो जाएगा? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो फिगर की कैलकुलेशन है इसमें आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीफो हमने अप्लाई करना है पेरेंटली, सिर्फ दो बैचेस हैं, एक ओपनिंग स्टॉक है और एक है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। तो 30,000 किलोग्राम अगर आपने इशू किया है तो पहले आपने 10,000 किलोग्राम ओपनिंग स्टॉक से निकाले होंगे, कंप्लीट फिनिश किए होंगे, और रिमेनिंग 20,000 केजीज आपने परचेजेस में किए होंगे, जिसका रेट आपने इस तरीके से निकाला होगा, इस तरीके से 77,000 डिवाइड बाय 28,000 किलो, ठीक है। फिर उसके बाद तो ट्रांसफर कितना निकला? 80,000 रुपीज की अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट लेबर आपका लगा है वो WIP में गया और क्रेडिट क्या हुआ? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अगेन सेम डबल एंट्री जो हमने पहले पढ़ी है इंटीग्रेटेड में। जो ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हुए हैं उनकी डबल एंट्री भी क्या पास होगी? WIP इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, कोई इश्यूज नहीं इसमें भी, ठीक है जी। फिर जब आपके पास कंप्लीशन हुई फिनिश्ड गुड्स की, तो जितनी वर्थ ऑफ इन्वेंट्री कंप्लीट हो रही है वो है 4,70,000। वो अब WIP अकाउंट से निकल के फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट में चला गया। ये भी एंट्री बिल्कुल सेम है जो हमने इंटीग्रेटेड में पढ़ी है, इसमें भी होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किस तरीके से ये WIP ट्रांसफर हुआ है फिनिश गुड में, ये फिगर भी सेम है ना। ये फिगर भी सेम है, 4,70,000 किस तरह से हुआ? ओपनिंग WIP आपके पास है जीरो बैलेंस, यस। फिर उसके बाद आपने कहा कि हमने ये बेसिकली WIP का अकाउंट आपने बनाया है ना, WIP का अकाउंट बनाया, डेबिट साइड पे आपके पास WIP की ये तीनों चीजें आ गई।
और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जितना लगाया वो सारा का सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, तो 4,70,000 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब आपने 3 लाख रुपए की अमाउंट ओवर एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर क्या डबल एंट्री पास होती है आपके ओवरहेड एब्जॉर्ब की। हाँ जी, ये हम अभी फैक्ट्री लेजर में है। ठीक है, ये अभी हम फैक्ट्री के लेजर में मौजूद है। आई होप ये बात सबको क्लियर है कि फैक्ट्री के लेजर में इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर, मैंने आपको कल हमने ये पढ़ लिया था, इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर अब आपके पास जो फैक्ट्री लेजर है उसमें कुछ स्पेसिफिक टी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं बस, है ना। और वो स्पेसिफिक टी अकाउंट्स कौन कौन से हैं, यहीं पे अब्दुल्ला ने गलती कर दी और सना ने भी गलती कर दी। एफओएच कंट्रोल टू पीएनएल, ये गलती हो गई। अब इधर देखिए जरा, हम अभी किसके लेजर में है, अभी हम फैक्ट्री लेजर में मौजूद है। आप लोगों ने लगता है सॉल्व करके चेक नहीं किया उसको पीछे से। फैक्ट्री लेजर में आपके पास अवेलेबल टी अकाउंट्स कौन कौन से हैं, देख लेते हैं उसको। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, WIP इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री अकाउंट, पेरोल अकाउंट यानी कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और एफओएच कंट्रोल अकाउंट। याद है कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था देयर आर 5 अकाउंट्स इन फैक्ट्री लेजर। कहां पे पढ़ा था, इधर आएंगे जरा, पैक्ड क्वेश्चन बैंक में इधर आएंगे। ऑल कॉस्ट साइकिल रिलेटेड अकाउंट्स एक्सेप्ट पीएनएल 5 अकाउंट्स। हमने 6 अकाउंट से स्टार्ट किया था ना अपना सारा कॉस्ट में प्रोडक्शन, हमने 6 अकाउंट्स देखे थे। तो वो कह रहा है सारे कॉस्ट साइकिल रिलेटेड अकाउंट्स यहाँ पे फैक्ट्री लेजर में फैक्ट्री पे मेंटेन होंगे एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फैक्ट्री लेजर में जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो इन 5 अकाउंट्स के अंदर ही होनी चाहिए। अब मुझे बताइए 50,000 रुपए का जो एफओएच आपने ओवर एब्जॉर्ब किया है, क्या उसकी डबल एंट्री एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा? नहीं, अभी तो हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं ना सना, इंटीग्रेटेड अभी साइड पे कर दें, हम इंटरलॉकिंग पर हैं, हम इंटरलॉकिंग की एग्जांपल कर रहे हैं सॉल्व। इंटीग्रेटेड खत्म हो गया, इंटीग्रेटेड से निकल आया बाहर, अब हम इंटरलॉकिंग पे। ये मैं कल वाला होम असाइनमेंट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे था कि ये वाली एक ऐसी चीज है, इंटीग्रेटेड में तो वही सारी चीजें जो हम करते आ रहे हैं ना, वही हमने कंटिन्यू किया कि भाई फैक्ट्री और हेड ऑफिस का एक ही जीएल है, तो मसला नहीं है। तो मेन मसला है जीएल कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। जी नहीं जनाब, वो इन 5 अकाउंट्स में हम शामिल नहीं कर रहे। कॉस्ट रिलेटेड अकाउंट्स तो यही है ना, ये तो आपकी एक लाइबिलिटी अकाउंट है, ये एक अलग अकाउंट हो गया। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज समथिंग एल्स, कॉस्ट रिलेटेड यही है। अब कॉस्टिंग करते हुए जो आपके पास डबल एंट्रीज पास होनी है, ओवर अंडर एब्जॉर्ब भी कॉस्टिंग का पार्ट है, ठीक है, तो वो आपने इसी के अंदर। अब पॉइंट ये है कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब की कॉन्ट्रा एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नहीं है किसके अंदर, फैक्ट्री लेजर के अंदर। इज दैट क्लियर? तो अब क्या करेंगे, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? फिर ओवर एब्जॉर्प्शन जो 50,000 की हुई है उसकी डबल एंट्री चले, एफओएच कंट्रोल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बेसिकली, है ना। एफओएच कंट्रोल अकाउंट जब देखेंगे तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे 2.5 लाख है, क्रेडिट साइड पे 3 लाख है, तो डेबिट साइड पे 50,000 की फिगर आएगी, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये डेबिट हो गया एफओएच कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स की जो इन्वेंट्री अकाउंट है उसके अंदर हमने ये फिगर को डायरेक्टली अब वो डाल दिया, इसके अंदर हमने फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट में इसको एब्जॉर्ब कर देना है। इज दैट क्लियर? ठीक है जनाब। अब जब हम फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा? अगेन
अब जितना हमारा अभी पीछे प्रॉपर नीचे वर्किंग भी हुई है इसकी, हमने फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट बना लेना है ना। जब हम फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास कुछ यूं सिनेरियो बनेगा, 1 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है ना। क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको नहीं बताया हुआ, यही है ना। क्लोजिंग बैलेंस के लिए उसने क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स दे दिए हुए है ना जी। क्लोजिंग बैलेंस के लिए उसने बता दिया कि 500 यूनिट्स है और आगे फिगर कितनी है वो फीफो है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस? ऑब्वियसली बात है, जो 500 यूनिट्स हैं फिनिश्ड गुड्स के, वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर से पर्टेन करते हैं और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर में पर यूनिट रेट कितना, कॉस्ट कितनी निकल रही है, वो इतनी निकल रही है। ये बात सबको समझ आ रही है? 117.5 रुपीज आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर का रेट है, कॉस्ट पर यूनिट है। किस तरह से निकला? ड्यूरिंग द ईयर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर है वो है 4,70,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट पे कितना खर्च आया, 117.5। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर फिनिश्ड गुड्स की कितनी निकलती है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 117.5। आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, ठीक है, आपको क्लोजिंग बैलेंस फिनिश्ड गुड्स का पता है, आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर की फिगर पता है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या सिनेरियो बनता है, आप ये कहेंगे कि मेरा इन्वेंट्री जो है वो फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट हो जाएगा और क्या डेबिट हो जाएगा। अब मेरी लाइबिलिटी जो है वो एक खत्म हो रही है, मैं हेड ऑफिस को ये मैंने मैन्युफैक्चर करके दे दिए और अब उसने उनको फर्दर आगे सेल कर दिया 461250। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो फैक्ट्री लेजर के टी अकाउंट्स डबल एंट्रीज के बाद बिल्कुल सिंपल हैं, कोई इसमें होपफुली प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अगर है तो मुझे जल्दी से बता दें। ठीक है। लाइकवाइज जो जनरल लेजर है हमारा, जो हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहा है, उसमें क्या सिनेरियो होगा, उसमें आपके पास क्या सिनेरियो हो रहा है कि जो आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फैक्ट्री, वो अब आपने रिसीवेबल अकाउंट के अंदर डालते जाना है। तो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और जो लाइबिलिटी है परचेजेस की, बेसिकली इन्वेंट्री की पेमेंट किसने करनी है, हेड ऑफिस ने, ठीक है, हेड ऑफिस ने पेमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि कैश वहां मेंटेन हो रहा है। क्लियर होगी ना बात? फैक्ट्री में तो सिर्फ 5 चीजें मेंटेन हो रही है, बाकी सारी चीजें कहां पे रखी जा रही है, कहां पे मेंटेन हो रही है, बाकी सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं हेड ऑफिस में। तो जो हमारा सप्लायर है, अगर इंटीग्रेशन एट हेड ऑफिस हो रही है, याद रखिएगा, है ना, अगर इंटीग्रेशन एट फैक्ट्री होगा तो इसका ऑपोजिट सिनेरियो होगा। फिर फैक्ट्री लेजर में सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। क्लियर होगी ना बात? तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हेड ऑफिस में इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरलॉकिंग है ये तो, सॉरी ये तो डिफरेंट है, मैं जरा दूसरे ट्रैक पे चली गई थी, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में सेपरेट ही रखना है, इसके अंदर तो हमारे पास कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। हेड ऑफिस में ही सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होंगे, फैक्ट्री लेजर में सिर्फ और सिर्फ वो 5 अकाउंट्स मेंटेन होने हैं, ठीक है। तो आपके पास लाइबिलिटीज वगैरह सारी हेड ऑफिस में ही होंगी। चलें जी। इसी तरह से पेमेंट ऑफ वेजेस जब हुआ तो कैश कौन पे करेगा, फैक्ट्री हेड ऑफिस ही पे करेगा, और उसने रिसीवेबल बुक कर लेना है। इन माय ओपिनियन यहाँ पे जो नॉन प्रोडक्शन वेजेस है, ये अगेन अभी हो सकता है कि अभी साथ साथ डिस्कशन भी सर नासर के साथ हो रही हो सकता है मैं आपको क्लास के एंड से पहले ही इसका जवाब दे दूं, ठीक है। ओवर हेड इनकर्ड का भी हिसाब किताब होगा। एक्चुअल जो हेड ऑफिस ने पैसे पे किए हैं वो 2.5 लाख हैं, तो वो आपके रिसीवेबल में डाल देगा, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में डाल देगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? और अल्टीमेटली जो उसको इन्वेंट्री रिसीव हो रही है बेसिकली फॉर फर्दर सेल, वो कहाँ पे जा रही है, वो क्या कर रही है, वो आगे उसके रिसीवेबल बैलेंस को बेसिकली खत्म कर रही है, ठीक है। तो वो जब सेल करेगा इन्वेंट्री तो क्या होगा, रिसीवेबल फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट में उसकी डुअल एंट्री पड़ेगी। इज दैट क्लियर? और जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिट किसकी बुक्स में कैलकुलेट हो रहा है, हेड ऑफिस की बुक्स में, है ना, क्योंकि सेल्स अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में है,
ठीक है जी। बाकी सारे जितने भी रेलेवेंट एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं वो सारे किसकी बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में। तो अब यहाँ पे ये देखें सारा जनरल लेजर की जर्नल एंट्रीज हैं, रिसीवेबल्स टू सेल्स एंट्री बुक करना, सेल्स में फर्दर ट्रांसफर करना उसको पीएनएल कंट्रोल अकाउंट में, ये सारे जनरल लेजर में फॉलो हो रहे हैं, हेड ऑफिस के लेजर में फॉलो हो रहे हैं। फिर जो आपके पास इन्वेंट्री सेल हो रही है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके जाना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी। नॉन प्रोडक्शन वेजेस अगेन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही अल्टीमेटली लेके जा रहा है। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये अगेन रिटेन्ड अर्निंग्स में कैलकुलेशन करने के बाद। इज दैट क्लियर? तो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको रिटेन अर्निंग्स में भी ले गए, तो ये उसके बाद जनरल लेजर के टी अकाउंट्स बन गए एंड दैट्स इट। ठीक है, तो होपफुली बात सबको यहाँ पे क्लियर होगी। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का जो प्रॉफिट आ रहा है वो और इंटरलॉकिंग अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है दोनों का सेम होगा। ठीक है, फर्क सिर्फ क्या है, मैंने वही वाली बात जो मेंशन की थी कि फिगर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है ना। तो मैं किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास कर रही हूँ, मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जब मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स वही कैलकुलेट हो रही है, सारा काम मेरा वही उस तरह से हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट भी सेम होगा इंटरलॉकिंग और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के अंदर। यहां तक बात समझ आती है सबको? अब हमारी याद रखिएगा एक चीज हमारी अभी भी रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा है टी अकाउंट में किस तरह से इन्होंने पैक क्वेश्चन बैंक में बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह फिर मैं क्लास के मतलब लेक्चर के एंड पे जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, उसमें क्योंकि इतना नहीं है, एटलीस्ट हम ये सारे सिस्टम जरा एक दफा गो थ्रू कर लें जो हमारा मेन एजेंडा है। ठीक है जी। तो यहाँ तक जब हम आते हैं तो होपफुली ये सारी चीजें आप सबको क्लियर होगी। ठीक है जी। यहाँ पे उसने मेंशन भी कर दिया है, in interlocking system ICAP has charged under या over absorbed FOH to finished goods। ठीक है ना, ICAP ने ये अप्रोच रखी है और ये बात हमें थोड़ी बहुत समझ भी आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम फैक्ट्री लेजर में नहीं एंट्री पास कर रहे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उधर मेंटेन ही नहीं हो रहा, सिंपल इंटरलॉकिंग के अंदर। क्लियर होगी ना बात? तो क्रेडिट फिर हम किसको करें, एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो फिर क्रेडिट हम किसको करें? हमारे पास सिस्टम के अंदर और कौन सा टी अकाउंट ऐसा जिसमें हम इसको लेके जा सकते हैं, तो वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट है। ठीक है जनाब, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट आपने चार्ज कर देना है ओवरहेड, ओवर या अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड को। ठीक है जी, यहाँ तक होपफुली बात समझ में आ जाती है सबको। चले जी, तो अब जरा इसको आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास इंटरलॉकिंग के बाद एक और सिस्टम भी आता है एंड दैट इज फुल्ली इंटरलॉकिंग। ठीक है, फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है इसको जरा हम देख लेते हैं, फुल्ली इंटरलॉकिंग को। अब यहाँ पे अब देखें क्या है, मैं जरा रिपीट करती हूँ। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में क्या था, दो जीएल्स तो है थे ही नहीं। इंटीग्रेटेड में एक ही जीएल मेंटेन हो रहा था, उसी में सेल्स था, उसी में इन्वेंट्रीज थी, उसी में सारी कॉस्टिंग हो रही थी, है ना, उसी में सारे नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस थे, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड अदर इनकम्स थी, और उसी के अंदर एक ही प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था, सिंपल एज दैट। फिर हम आए, अगला स्टेप हमने किया, फिर हमने कहा जीएल सेपरेट कर दो, और इस तरह से सेपरेट कर दो कि फैक्ट्री में जो है ना, फैक्ट्री का कंसर्न बाकी किसी चीज से हो ही ना, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग से रिलेट करता हो, है ना। और कॉस्टिंग में जो कॉस्ट साइकिल के अंदर स्पेसिफिक हमारे टी अकाउंट है, सिर्फ वही वो मेंटेन कर रहा हो। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ पीएनएल। पीएनएल उसका मेंटेन करने का कोई पॉइंट भी नहीं है फिर, क्यों? क्योंकि उसके पास जीएल के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री का जो लेजर है उसके अंदर इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। उधर सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रही फैक्ट्री लेजर में, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड हो रहे हैं 5 बेसिकली हमारे लेजर्स जो है कॉस्टिंग से जो रिलेट कर रहे हैं, और एक नया लेजर ऑब्वियसली जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेकिन उसका नेचर तो लायबिलिटी का है, वो तो सिर्फ एक कंट्रोल पर्पसेस के लिए हमने, ऑब्वियसली बात है, डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया, है ना। बाकी सारा काम किधर हो रहा है? हेड ऑफिस में हो रहा है। हाँ, हेड ऑफिस से चीजें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जरूर हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन हो रहा है किधर? आपके
हेड ऑफिस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हेड ऑफिस में भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्री में तो इनकम्प्लीट है ही है, राइट। फैक्ट्री में तो सारी 100% ट्रांजैक्शन नहीं मेंटेन हो रही, हेड ऑफिस में अल्टीमेटली सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बना रहा है। फिर जब हम आते हैं फुल्ली इंटरलॉकिंग में, तो फुल्ली इंटरलॉकिंग में अब हम थोड़ा सा और फैक्ट्री के अंदर उसको थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? This version of interlocking accounts involves the recognition of sales and the calculation of profit in the cost ledger as well as in the general ledger। यानी कि अब हमारे पास फैक्ट्री लेजर में भी इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हम मेंटेन कर रहे हैं कि प्रॉफिट हम वहां पे भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो कॉस्ट लेजर का भी प्रॉफिट बने कैलकुलेट होगा, और आपके जो फाइनेंशियल लेजर है, हेड ऑफिस का लेजर है, जो जनरल लेजर जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर भी अलग नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही होगी प्रॉफिट की, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री लेजर में इसका मतलब है फिर यही होगा कि जो ट्रांजैक्शन हम हेड ऑफिस में मेंटेन करें वही फैक्ट्री लेजर में मेंटेन करें। तो उसकी जस्टिफिकेशन ये कि अब भी फैक्ट्री में एंटिटी की हर ट्रांजैक्शन नहीं मेंटेन होगी। क्या मतलब हुआ इसका? अब जैसे आप भी समझ में आ गया ना, फुली इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि अब हमने फैक्ट्री में थोड़ी और हमने उसको थोड़ा और इंपॉर्टेंस दे दी और हम कह रहे हैं कि अब उसका और ज्यादा स्कोप बढ़ गया अकाउंटिंग के अंदर, और अब उसमें और ज्यादा टी अकाउंट्स मेंटेन होने लग गए। उतने टी अकाउंट्स मेंटेन होंगे जितना आर सफिशिएंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो फैक्ट्री लेजर है उधर भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और आपको पता है प्रॉफिट कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यस है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका जर्नल एंट्रीज का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री लेजर में आपको वो आइटम्स चाहिए जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। फिर वो कह रहा है हेड ऑफिस में तो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें कोई वो नहीं है, हेड ऑफिस में तो हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि फैक्ट्री लेजर में हमने सिर्फ वो टी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, डेटर आपको पेमेंट करता है, आपने डेटर को सेल किया था, है ना। अब मेरी बात गौर से सुनिए, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब ट्रांजैक्शन ये है कि मिस्टर ए अ डेटर पेड ₹100,000 टू द एंटिटी, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये दोनों फैक्ट्री लेजर और हेड ऑफिस या एक काम करते हैं ट्रेल बनाते हैं, ठीक है, ट्रेल बनाते हैं। चलें जी, पहले स्टेप पे मैंने क्या किया, आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट ₹100,000। हाँ जी, सेल हो रही है। मुझे बताइए क्या ये सेल की डबल एंट्री दोनों जगह पे पास होगी, फैक्ट्री लेजर में भी और जनरल लेजर में भी? इंटरलॉकिंग में तो हम नहीं कर रहे थे ना, इंटरलॉकिंग में तो हम फैक्ट्री लेजर में सेल की एंट्री पास ही नहीं कर रहे थे, इंटरलॉकिंग में तो सेल का अकाउंट बन ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको फैक्ट्री लेजर में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको सेल्स की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए ₹100,000, क्या होगा यहाँ पे, सेल्स रिकॉर्ड होना है फैक्ट्री लेजर में भी हेड ऑफिस में भी। अब फर्क सिर्फ किस बात का आएगा, वो मेरी बात गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सोल्ड goods on credit for ₹100,000, ठीक है। ये मेरी ट्रांजैक्शन है। तो लेट्स सी कि फैक्ट्री लेजर में इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी और हेड ऑफिस में क्या ट्रीटमेंट होगी। चले जी, पहले हम हेड ऑफिस का डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हेड ऑफिस तो बहुत आसान है ना। जो हमारा जनरल लेजर है उसमें क्या डबल एंट्री पास होगी, रिसीवेबल डेबिट 100,000 और क्या क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, यस। अच्छा जी, अब जो हमारा फैक्ट्री लेजर है, लेट्स सी कि फैक्ट्री लेजर में क्या एंट्री पास होगी, हमारा सेल्स क्रेडिट होगा 100,000 से, इसमें किसी को कोई शक तो है नहीं, है ना। अच्छा मुझे बात बताइए, आपको क्या लग रहा है फैक्ट्री लेजर में अब हम दोबारा से रिसीवेबल डेबिट करेंगे, यानी कि फैक्ट्री लेजर में भी एक रिसीवेबल अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा?
क्या जरूरत है हमें फैक्ट्री लेजर में रिसीवेबल अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मेजर, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि फुल्ली इंटरलॉकिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमें चाहिए और इसके अलावा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे बात बताइए, रिसीवेबल का दोबारा से यहाँ पे फैक्ट्री लेजर में डिटेल मेंटेन करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना, डबल एंट्री सिस्टम है, कोई ना कोई अकाउंट डेबिट तो जरूर होगा। तो अब जब यहाँ पे हम फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट की बात करते हैं तो अब एक नया टी अकाउंट वजूद में आता है और उसको हम कहते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, हमने इंटरलॉकिंग में जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था। यहाँ पे अब एक नई चीज आ जाएगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेके जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम पहले उसको किसी एक टी अकाउंट में लेके जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। हाँ जी, ये अल्टीमेटली जाएगा पीएनएल अकाउंट में, उसकी फिक्र नहीं करनी। यहाँ पे अब हमारे पास एक नया लेजर आ गया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जस्ट टू कंप्लीट आवर जर्नल एंट्रीज, मेरी एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो चीजें जानी है पीरियड एंड पे। बात समझ आ रही है ना? पीरियड के एंड पे जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तब डबल एंट्रीज पास होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है आपने? अब ये तो ट्रांजैक्शन के टाइम की हम बात कर रहे हैं। सेल आपने किया है 10th ऑफ जनवरी को, क्लोजिंग होनी है 31st ऑफ जनवरी को। तो अगर आप मंथली बना रहे हैं, मंथली आपका डेटा मेंटेन हो रहा है सारा ये, अगर मंथली बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है तो फिर क्या होगा, वो तो मंथ एंड पे सारी सेल्स इकट्ठी ट्रांसफर होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सवाल ये है कि 10 जनवरी को जब आप ये सेल करेंगे, ट्रांजैक्शन तो उसी टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन के टाइम पे कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री नहीं पड़ेगी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री कब पड़ती है, उसको तो हम ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, और ट्रांसफर एंट्रीज आर पास या क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, एंड क्लोजिंग एंट्रीज आर पास एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो पीरियड एंड तो अभी आया नहीं, अभी तो ट्रांजैक्शन की डेट है। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नल एंट्री, डबल एंट्री पास करने के लिए आपको किसी ना किसी अकाउंट में तो उस फिगर को डेबिट करना ही था। तो अब फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स के अंदर एक नया अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी हम कॉस्ट लेजर में ही मौजूद है ना, हम फैक्ट्री लेजर में मौजूद है, और फैक्ट्री लेजर के अंदर फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बन रहा है।
जो इंटरलॉकिंग था, जो सिंपल इंटरलॉकिंग था, उसमें याद रखिएगा फैक्ट्री लेजर में हेड ऑफिस कंट्रोल अकाउंट बन रहा था, जीएल कंट्रोल अकाउंट बन रहा था, याद रखिएगा, है ना। इंटरलॉकिंग में फैक्ट्री लेजर में बन रहा था जीएल कंट्रोल अकाउंट और हेड ऑफिस में बन रहा था फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज एंटायरली डिफरेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ पे फैक्ट्री लेजर में मेंटेन हो रहा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड दिस अकाउंट इज बेसिकली टू कंप्लीट योर डबल एंट्रीज, जहां पे योर हैंड्स आर टाइड एंड वेयर यू कैन नॉट इन्वॉल्व द रेलिवेंट टी अकाउंट, आप वहां पे क्या करोगे, आप ये पर्टिकुलर कंट्रोल अकाउंट ले आओगे। अब बात समझ आ रही है। एक काम ये करें, यहाँ पे डेट भी लिख दें ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। 10 जनवरी को, है ना, यहाँ पे लिख दें 10th जनवरी को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹100,000, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड अब एक और ट्रांजैक्शन आपको करानी है। ठीक है जी, 10 जनवरी को हमने गुड्स को सेल किया तो उसमें जर्नल एंट्रीज ये पास हुई। ठीक है, हेड ऑफिस जीएल में ये हुआ, फैक्ट्री लेजर में ये हुआ। चले जी, अब इसी को कंटिन्यू हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 जनवरी को हो क्या रहा है, डेटर पेड ₹75,000, वही वाला जो डेटर था जिसको हमने सेल किया था 1 लाख रुपए का उधार पे। अब 15 दिन के बाद उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी आपको 75,000 रुपए की। चले जी, हेड ऑफिस में आते हैं, पहले जनरल लेजर में देखते हैं कि क्या सिनेरियो होगा जी। जनरल लेजर में क्या जर्नल एंट्री पास होगी, रिसीवेबल वहां मेंटेन हो रहा है, याद रखिएगा रिसीवेबल कहां मेंटेन हो रहा है, हेड ऑफिस के अंदर। तो क्या होगा, जब वो पेमेंट कर रहा है तो कैश हम डेबिट करेंगे 75,000 से और क्या क्रेडिट करेंगे, रिसीवेबल्स क्रेडिट करेंगे वही 75,000 से। क्लियर होगी बात, कैश टू डेटर्स। अब मुझे सोच के बताइएगा फैक्ट्री लेजर में क्या जर्नल एंट्री पास होगी एट द टाइम व्हेन द डेटर पेज ₹75,000 जी। हाँ जी, फैक्ट्री लेजर में क्या जर्नल एंट्री पास होगी, जल्दी से बताएं सोच के। फिनिश गुड देंगे, कॉस्ट नहीं। अच्छा, अभी 75,000 रुपीज हमें डेटर पे कर रहा है, सेल तो इस टाइम पे नहीं हो रहा। अच्छा, कैश टू सी। अच्छा, मुझे बात बताइए, क्या मुझे फैक्ट्री लेजर में कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? मैंने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फैक्ट्री लेजर में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं ना। फैक्ट्री लेजर में कैश अकाउंट भी मेंटेन नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब मुझे बताएं, क्या फैक्ट्री लेजर में कोई जर्नल एंट्री पास करेंगे? फैक्ट्री लेजर इस ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना रिसीवेबल अकाउंट वहां मेंटेन हो रहा है, ना कैश अकाउंट वहां मेंटेन हो रहा है। ठीक है, ना रिसीवेबल अकाउंट वहां मेंटेन करने की जरूरत है, ना कैश अकाउंट वहां मेंटेन करने की जरूरत है। इस तरह के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सिर्फ हेड ऑफिस पे मेंटेन होंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, फुल्ली इंटरलॉकिंग का मतलब ये नहीं है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, फुल्ली इंटरलॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो लाजमी तौर पे फैक्ट्री में भी मेंटेन हो रहा है, हेड ऑफिस में भी मेंटेन हो रहा है। क्यों भाई, एक ही एंटिटी है, हर ट्रांजैक्शन 2 दफा 2 जगह मेंटेन नहीं करना। हमें देखना है कि वो ट्रांजैक्शन है क्या, क्या उस ट्रांजैक्शन में कॉस्टिंग इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट से रिलेट ही नहीं कर रही, अब मुझे बात बताइए, रिसीवेबल से आप पैसे रिसीव कर रहे हो, इन्वेंट्रीज का से रिलेटेड तो सारा काम हो चुका पहले ही, है ना। सेल होती है, हमने क्या बात पढ़ी थी, कॉस्ट साइकिल आपका कहां पे आके खत्म हो जाता है, कॉस्ट साइकिल आपका कहां आके खत्म हो जाता है, सेल जैसी होता है, फिनिश कुछ जैसी आपकी सेल होती है, आपका कॉस्ट साइकिल खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर, है ना। अब सेल होने के बाद अगर कोई काम हो रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ सेल रिटर्न, अब ये तो सेल
होने के बाद की बात है ना कि वो रिसीवेबल अब आपको पैसे दे रहा है। क्या इस सिनेरियो में कोई इन्वेंट्री इन्वॉल्व हो रही है? इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या कोई इन्वेंट्री इन्वॉल्व हो रही है? क्या इसमें हम कहेंगे कि जी कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे कोई चक्कर है? नहीं। तो क्या फैक्ट्री लेजर में हमें कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत है? नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ आ गई? तो अगर आपके पास इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन हो गई कि रिसीवेबल से डेटर से कोई रिकवरी है, तो डेटर से रिकवरी करने का फैक्ट्री लेजर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्या समझ नहीं आ रहा मुनीबा? हम अभी सिर्फ ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें फैक्ट्री लेजर में कोई एंट्री पड़ेगी ही नहीं, और उसमें एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि जी बाकी लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उसमें वो कंप्लीट लिस्ट तो खैर नहीं है, उसमें मेजर सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं। क्या समझ आ गई? अब मुझे बताएं समझ क्या आया? बेटा देखो, फैक्ट्री लेजर की अभी भी एक स्पेशल नेचर है। फैक्ट्री में हर दूसरी चीज रिकॉर्ड नहीं करनी है ना। फैक्ट्री में अब भी जो है वो नहीं 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 नहीं, फैक्ट्री थोड़ी कैश देगी। कैश तो सारा काम हैंडल करेगा हेड ऑफिस, ठीक है। सारे काम सारी पेमेंट्स वगैरह हेड ऑफिस से ही हो रही है। बा वो तो सोचो ना कि असल में काम कर कौन रहा है? हेड ऑफिस ऐसे सारे काम कर रहा है, पेमेंट्स करना, पेमेंट्स रिसीव करना, ये सारे काम हेड ऑफिस कर रहा है। हेड ऑफिस का ये पॉइंट है, राइट। फैक्ट्री में तो सिर्फ प्रोडक्शन हो रही है। तो आपका जो इन्वेंट्री रिलेटेड जिसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो रही है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन पहली बात ये कि फैक्ट्री लेजर में रिकॉर्ड होंगे। एग्जैक्टली मैंने इसका आपको ट्रिक बता दिया कि ऐसी जो भी ट्रांजैक्शन जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ताल्लुक नहीं होगा ना, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करें। तो रिसीवेबल से जो पैसे रिसीव हो रहे हैं उसका वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई हिट थोड़ी पड़ता है। दोनों एसेट अकाउंट्स है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दोनों तो एसेट अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इन्वेंट्रीज, इनकम और एक्सपेंसेस का ताल्लुक है सिर्फ। ठीक है जनाब, बात समझ आ गई? तो इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं टेस्ट करने के लिए आप लोगों से बताती हूँ एक और एग्जांपल। मैं ट्रांजैक्शन लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल 15 मार्च को अब बताइए इसमें क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी? पहले आप मुझे जनरल लेजर की जर्नल एंट्रीज बताएं जल्दी से। जनरल लेजर में सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,50,000। हाँ जी, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, यस। चलें, ये मैं आप लोगों की सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए ट्रांजैक्शंस आपके सामने ला रही हूँ, ठीक है। अनस, ये मैं आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ, ये आपका काम है। आप मुझे जो समझ में आ रहा है फुल्ली इंटरलॉकिंग और इंटीग्रेटेड के जरा समरी नोट्स बना के आप मुझे जरा शेयर करें। मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि ये जो समराइजेशन वाला काम होता था, जो कंपैरिजन वाला काम होता था, ये मैं खुद करती थी एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो ये मैं आपको अभी होम असाइनमेंट दूंगी सबको कि आप लोगों ने ये काम करना है। तीनों में क्या समझ में आ रहा है, समरी नोट्स बना के आपने मेरे से चेक करवाने हैं। मुझे समझ में आना चाहिए ना कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, सेल्स क्रेडिट 2,50,000। अब जरा इधर आ जाते हैं। सोच कर बताइए फैक्ट्री लेजर में क्या ट्रांजैक्शन डबल एंट्री पास होगी? वेरी गुड मुनीबा, आगे बात समझ। अब यहाँ पे फैक्ट्री लेजर में अगेन कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है ना। कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं मेंटेन हो रहा। यहाँ पे हमें सिर्फ जरूरत किसकी है? सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 2,50,000 से डेबिट। अब यहाँ पे क्या होगा? कैश के बजाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जी जनाब, मुनीबा और अब्दुल्ला के अलावा बाकी सारे समझ आ रहे? शाहरुख, कौन कौन है हमारे साथ? साइम, सुंदर, सना, सैयद मोहम्मद अरसलान, शाहजेब, समरा, मोहम्मद अहमद, हसन, हमजा, हमदान, गुलाम मोहम्मद, आसिफ। आसिफ बड़े खामोश हैं आजकल आप। खैरियत तो है? तबीयत शबीयत सेट है? अहमद, शकील, मोहसिन, हसनैन, हाँ जी आ रही है, पक्की बात है। खैर है, मिड टर्म्स में समझ आ जाएगी मुझे कितने लोगों को कितना समझ आया। चलें, एक और एग्जांपल नोट करें। एक और एग्जांपल की अब आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा ट्रांजैक्शन डेट पे
क्या आपकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। फॉर एग्जाम्पल 25 जून को अब आपने क्या किया है, चलो ऑन कैश कर देते हैं या चले ऑन क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। चले जल्दी से बताइए क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,50,000। जनरल लेजर हेड ऑफिस के क्या डबल एंट्री पास होगी। पहले ही उस पे गलती कर दी मुनीबा जरदाद। परचेजेस कहाँ आ गया बेटा, क्या हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में परचेजेस का अकाउंट कभी इस्तेमाल किया। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। चलें जी, ठीक है। फैक्ट्री लेजर बताइए, फैक्ट्री लेजर में क्या जर्नल एंट्री पास होगी। वेरी गुड। जनरल लेजर में आपके पास क्या होगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000 से। वेरी गुड। और क्या क्रेडिट हो जाएगा आपका, क्रेडिटर्स है ना, पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे 1,50,000 से। चलें जी, फैक्ट्री लेजर के अंदर क्या सिनेरियो होगा, हमें पेबल्स का अकाउंट यहाँ मेंटेन नहीं करना, लेकिन हाँ हमारा जो कॉस्टिंग से रिलेट करता है ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, दिस इज अ कॉस्ट साइकिल का अकाउंट, यस। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट यहाँ पे दोबारा डुप्लीकेट होगा, ठीक है जनाब। लेकिन अब पेबल्स की जगह, क्योंकि पेबल्स का ताल्लुक प्रॉफिट कैलकुलेशन से है ही नहीं, तो पेबल्स की जगह हम क्या बनाएंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। 1,50,000 से हमने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रिएट कर देना है। आई होप यहाँ पे बात अब सबको क्रिस्टल क्लियर हो रही है। अब इसी को कंटिन्यू करें। 30 जून को वी पेड ₹100,000 टू आर क्रेडिटर। हाँ जी, जल्दी से बताइए जनाब, जीएल में क्या जर्नल एंट्री पास होगी। चले मैं जल्दी से कर देती हूँ। पेबल आपका डेबिट हो जाएगा 100,000 से, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 100,000 से। चलें जी, फैक्ट्री लेजर में बताइए क्या होगा। ना पेबल्स अकाउंट मेंटेन हो रहा है वहां पे, ना कैश अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो नो एंट्री। इज दैट क्लियर, अब बात समझ आ गई मेरे ख्याल से, अब समझ में आ गया सारा, है ना। तो फुल्ली इंटरलॉकिंग में हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अब उसमें क्या कह रहा है वो, काफी डुप्लीकेशन होगी, है ना, काफी ज्यादा डुप्लीकेशन हो रही हैं। फैक्ट्री लेजर में भी चीज वही मेंटेन हो रही है, वही डबल एंट्री पास हो रही है हेड। और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हर सिनेरियो में डुप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट अफेक्ट द कॉस्ट लेजर आर कौन कौन सी, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है जनाब। इनका बेनिफिट ये होता है कि जी फैक्ट्री लेजर में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉफिट क्या निकल रहा है वो आप अलग कैलकुलेट कर रहे हो, हेड ऑफिस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, तो वो एक अच्छी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है मैनेजमेंट के लिए, जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए अलग चीजें मेंटेन हो रही हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग चीजें मेंटेन हो रही हैं, तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस में फैक्ट्री लेजर इन्वॉल्व ही नहीं होगा। कस्टमर्स से रिसीट्स, डेटर्स से रिसीट्स, ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड, इंटरेस्ट से तो उसका कोई ताल्लुक है नहीं, वो तो कॉस्ट साइकिल का पार्ट ही नहीं है ना। डिविडेंड पेमेंट्स, ये जो आपका वो है क्या कहते हैं, डिविडेंड्स पे करना, ये तो इक्विटी ट्रांजैक्शंस है ना। शेयर इश्यूज होना, ये भी इक्विटी ट्रांजैक्शन, इसमें तो कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता है ना। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं करेगा कॉस्ट लेजर के ऊपर, कोई इसमें सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक है। एडवांटेजेस में वही वाली बात आ जाती है कि इट इज
अच्छा, इसमें जरा एक बात आपको यहाँ पे मैं बता दूं, फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है। जब हम सिंपल इंटरलॉकिंग कर रहे थे तो हमने ये बात देखी थी कि जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट है और जो फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट है, पहली बात तो ये कि उनके क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस मैच करने चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, फिर हमने ये चीज भी देखी थी, जो सिंपल हमारा इंटरलॉकिंग अकाउंट था, ठीक है, सिंपल सिंपल इंटरलॉकिंग अकाउंट के अकाउंटिंग के अंदर हमने जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट और इज इक्वल टू फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, पहली बात तो ये है ना, और जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्लस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री प्लस फिनिश गुड इन्वेंट्री। ठीक है, एट फैक्ट्री। ये बड़े मजे की बात है, जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे ना, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट और फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट, पहली बात है कि दोनों बैलेंसेस में फर्क नहीं होगा, है ना, तो जो भी वो फिगर होगी ना वो किस चीज का टोटल होगी, वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और फिनिश गुड इन्वेंट्री जो फैक्ट्री में अभी भी पड़ी हुई है ना, वो उसका टोटल होगा। ये आप चेक करके भले देख लो। ठीक है, जो अब हमने इलस्ट्रेशन की है सिंपल इंटरलॉकिंग की, उसमें आप इसको टेस्ट करके देख लेना। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स हैं, ठीक है, फुल्ली इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसके अंदर ना जीएल कंट्रोल अकाउंट बन रहा है ना फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बन रहा है, उसमें बन रहा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस, उधर सीएलसीए बनेगा, तो एक ही बन रहा है कंट्रोल अकाउंट, एक ही बन रहा है फुल्ली इंटरलॉकिंग के अंदर। जनरल लेजर के अंदर कोई कंट्रोल अकाउंट मेंटेन ही नहीं हो रहा, सिर्फ फैक्ट्री लेजर में मेंटेन हो रहा है। ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये हो गया। तो जो कंट्रोल लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो भी किसका टोटल होगा, जो हमारे पास फैक्ट्री के पास क्लोजिंग डेट पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री प्लस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री प्लस फिनिश गुड इन्वेंट्री, ठीक है, इसका टोटल होगा। ये सिर्फ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ऐसी आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बड़ा अच्छी बात कर रहा है, इसको जरा रीड कर लेते हैं। कॉस्ट लेजर के अंदर, यानी कि फैक्ट्री लेजर, कॉस्ट लेजर से मुराद क्या है, फैक्ट्री लेजर, डबल एंट्री इन द कॉस्ट सिस्टम इज मेंटेन्ड थ्रू अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये बात मैंने भी आपको बताई है कि जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करने के लिए हमें हर हाल में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। द बैलेंस ऑन दिस अकाउंट इज अकेन, यानी कि सिमिलर टू कैपिटल अकाउंट इन द जनरल लेजर। ठीक है, typically at a period end it balances out to the sum of cost account inventories। ये आपकी मेन बात है। These figures should agree with those found in the general ledger, but profit and inventory figures in cost and financial accounts might need to be reconciled due to timing differences. The cost ledger control account is close to being a mirror image of the profit and loss control account in the main ledger, with the vast majority of entries being the same but on the different side to each other। ठीक है, तो ये बात क्या कर रहा है, जो आखिरी लाइन है इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना, अगेन अब आप लोगों से मैंने बोला था कि भाई सेल्स की क्या डबल एंट्री पास होनी चाहिए, जो आपने क्रेडिट सेल किया है ना, ये मैंने आपको कहा था कि सेल्स की क्या जर्नल एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले काफी स्टूडेंट्स ने क्या बोला कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का उनको पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मेरी ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना। आप लोगों ने बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के आइटम्स हैं वो पीरियड एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे। समझ आ गई ना बात। लेकिन हम उसको ट्रांजैक्शन की डेट पे इन रिलेटेड एंट्रीज को, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट कर रही हैं, इन रिलेटेड एंट्रीज को हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जा रहे, ट्रांजैक्शन डेट पे पहले हम इसको लेके जाते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। और पीरियड एंड पे जब हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो वो बेसिकली आपका इन अदर वर्ड्स जब हम क्लोजिंग करेंगे तो उसमें क्या कैलकुलेट हो जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बेसिकली आपका पीरियड एंड पे प्रॉफिट ही बनेगा। ठीक है, पीरियड एंड पे वो प्रॉफिट। तो बेसिकली क्या है, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज एक्चुअली इट्स क्लोज टू बीइंग अ मिरर इमेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट यानी कि इनकम स्टेटमेंट। तो जो मेन लेजर में आपका, जनरल लेजर में जो आपका इनकम स्टेटमेंट बन रहा है वो हम एक किस्म का रेप्लिकेट कर रहे हैं किसमें, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। इज दैट क्लियर? तो वही वाली चीजें, बस उसने ये बात आपको यहाँ पे कह दी है। जी जनाब, यहाँ तक बात समझ आती है?
एग्जैक्टली वो नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बात नहीं हो रही, ठीक है। ये बात नहीं हो रही कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेम है, दे आर डिफरेंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। हमने अभी यही डिस्कस किया ना कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है इट शुड इक्वल रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उसके अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस थोड़ी होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि दिस विल बी सिमिलर टू, मतलब ये तकरीबन वही सारी चीजें उसमें होंगी, उसी तरीके का वो आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। बस आपको ये बात बता दी गई है कि उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इट शुड इक्वेट रॉ मटेरियल्स प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप ऑडिट की ओपनिंग भी दिया गया होगा ना, महिबा को सवाल में दिया हुआ होगा ना, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। अच्छा जी, मैं ये सब चीजें आपको देख लूंगी, बस इसको जरा एक दफा रीड कर लें। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अलाउस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा आपके पास अब अवेलेबल है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डुप्लीकेशन बड़ी हो रही है ना, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो रही है। प्रॉफिट फिगर्स डिफरेंट होंगी, ये हमें आइडिया है कि जी कॉस्ट लेजर के अंदर प्रॉफिट डिफरेंट निकलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट डिफरेंट निकलेगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशंस विल बी डिफरेंट बिटवीन द टू सिस्टम्स, है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशंस डिफरेंट होगी। रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ जाएगी, भाई दोनों प्रॉफिट्स डिफरेंट है तो जरा उसको अपनी तसल्ली के लिए रिकंसाइल भी तो करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी ट्रांजैक्शंस में। अगर वो दोनों फिगर्स रिकंसाइल होगी तो उसका मतलब है कोई गलती नहीं हुई, उनका नेचुरल उनका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चले जी, इसको जरा देख लेते हैं। जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे ये सब आप पढ़ेंगे स्टडी टेक्स्ट में से। दिस इज पेज नंबर, ये पेज नंबर कौन से पेज पे गिवन है, 131 पे, ठीक है। पेज नंबर 131 पे फुली इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। रिकंसिलिएशन होगी प्रॉफिट्स के दरमियान, वो हम कर नहीं रहे, वो हमने नहीं सीखना, हमने सिर्फ जर्नल एंट्री सीखनी है, ठीक है। प्रॉफिट के दरमियान जब डिफरेंसेस आ रहे हैं प्रॉफिट्स के दरमियान फैक्ट्री लेजर में भी और जनरल लेजर में भी, तो फिर रिकंसाइल तो करेंगे ना, ठीक है जनाब, वो हम नहीं कर रहे। चलें जी, अब आप लोगों ने क्या चीज देखनी है, पेज नंबर 131 से आपने काम स्टार्ट करना है, उसको रीड करना है, जो जो चीजें मैं स्किप कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों का होम असाइनमेंट फॉर टुडे है 2.6 में इलस्ट्रेट कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन जो फुली इंटरलॉकिंग किया। आप देखेंगे इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया स्टडी टेक्स्ट में, इन्होंने एग्जाम्पल वही सेम रखी है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि अब जो जर्नल एंट्रीज में फर्क आएगा उसको हम किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो कि आई कैप ने इसको किया, इसीलिए मैं यहाँ से इसको पढ़ा रही हूँ। इज दैट क्लियर? तो फुल्ली इंटरलॉकिंग आपने देखना है, पेज नंबर 132 में आएगा। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मैं अभी टेस्ट ऐसा नहीं रखती क्योंकि वो मिड टर्म में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिड टर्म का सिलेबस आपका क्या है, अप टिल कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन जितना भी हमने किया। हम इंशाल्लाह परसों जो है अपना जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो आके मैं मिड टर्म का पार्ट नहीं भी दे तो आपको कुछ फर्क तो नहीं पड़ता अब्दुल्ला। इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन लास्ट वाली, ये वाली, अच्छा ये ले लिख लेंगे। अगर वो दे देता तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, सिंपल तरीके से सारे काम करने, ठीक है। बिल्कुल करने है ना, पहले हम सारे सिस्टम्स को देख लें, फिर मैं आपको होम असाइनमेंट्स भी दूंगी। पहले लेक्चर नोट्स कर लें, उसके बाद मैं आपको आराम आराम से करवा रही हूँ ना, ताकि अब जब इकट्ठे मैं आपको जब सारे तीनों करा दूंगी और फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी तो फिर आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकेंगे ना, कि अब आपको तीनों पता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अगर आपको इंटीग्रेटेड का सवाल दूंगी, सिर्फ उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम अगर अप्लाई हो रहा होगा तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ना, अब आपको चीजें याद रहेंगी, फिर डिफरेंस और ज्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई होगा। तो लेट्स गो थ्रू द लेक्चर फर्स्ट और फिर मैं आपको इकट्ठी सारे होम असाइनमेंट्स दूंगी, जो मेरा भी स्टाइल है कुछ चैप्टर्स के अंदर ये तरीका है, ठीक है, कि पहले हम लेक्चर को गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। चलें जी,
अब आप जा सकते हैं ऑडिट की क्लास में। और सर नासिर से भी वैसे मेरी डिस्कशन अभी इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो जा चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह फिर मैं आपको कल इसका बता दूंगी, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एग्जाम को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।